नमस्कार साथियों, मैं राकेश जंगीड़ आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पेश है आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक की बहुत ज्यादा डिमांड थी। बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे थे और एक स्पेशली स्टूडेंट कविता जी जो कि अलवर से हैं, इतने सारे मैसेज किए सिर्फ एक टॉपिक को लेकर के। तो स्पेशली उनके कहने के ऊपर हम बच्चों के बार बार डिमांड के आधार पे ये टॉपिक दोस्तों कंटिन्यू मैंने 2 रात हो गई लिखते हुए। इस टॉपिक को मैंने पूरा हैंड रिटन पूरा तैयार किया है। 12वीं क्लास की जो बुक्स है उसके अंतर्गत है। इसके अलावा अन्य जो किताबें हैं उनका सहारा लिया है। साथ ही साथ है जैसे एसआई का पेपर हुआ था, पटवार का पेपर हुआ था, वुमेन सुपरवाइजर का पेपर हुआ, आरएस का पेपर हुआ, आरएस 94 का 1993 का पेपर हुआ था। उनके अंतर्गत उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कई वर्ड है जो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बच्चे का कमेंट आया था, वो वर्ड धीरे धीरे छूटेगा मेरे माइंड से है। तो हम बात करते हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तमाम के तमाम प्रश्न हैं इसी वीडियो में लास्ट में मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक का समावेश आपको मिलेगा इस क्लास के अंतर्गत। इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्व मुगल काल में कौन कौन से कितने परगने विभाजित किए गए थे। इस काल के अंतर्गत है भूमि के प्रकार, कितने प्रकार के थे भूमि के प्रकार थे। साथ ही साथ में है राजस्व जो प्रणाली है उसमें कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे, उनका अधिकारी उनका महकमा कौन सा था, ताजीम क्या थी, और जागीरें कितनी थी। और जैसे मारवाड़ में कितनी जागीरें हैं, मेवाड़ में कितनी हैं, जैसलमेर में कितनी है, जो इसके अलावा कोटा बूंदी में कितनी है, कौन कौन से वहां पे सैन्य कर लिए जाते थे है। तो इन तमाम की सारी बातें हैं इसी वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्लास आपके बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। और आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक जो मुख्य परीक्षा है प्लस आरएस का एग्जाम है, सीटी या एलडीसी का एग्जाम है, उस एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसी क्लास में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये प्रशासनिक व्यवस्था में मध्यकाल में है क्या चीज। ये है मध्यकाल के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुगल काल के बाद संपर्क में आने से लेकर के है और अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधियां हुई थी, आश्रित प्रार्थक्य के तहत जो सहायक संधियां, इससे पहले मैंने सहायक संधिया का टॉपिक भी डाल दिया है, वो आप जरूर देख लीजिए। एग्जाम में उसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो मुगलों से संपर्क में आने के बाद राजपुताना की रियासतें जो मुगलों से संपर्क में आने के बाद अंग्रेजों के साथ जो सहायक संधियां हुई थी उसके बीच का जो दौर होता है, उस दौर के अंतर उसी दौर में हम बात पढ़ेंगे कौन कौन से कर वगैरह पद यहाँ पे प्रचलित थे। तो उसमें हम बात करते हैं कि उस टाइम के अंतर्गत उस टाइम में राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। 22 छोटी बड़ी रियासतें थी। मुगल काल के बाद और अंग्रेजों के सहायक संधि के बिटवीन 22 छोटी बड़ी रियासतें थी। और मुगल काल में राजस्थान को कितने परगनों में विभाजित किया गया था, तो 197। मुगल काल में राजस्थान को 197 परगनों में विभाजित किया गया था। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है और सबसे बड़ा मुगल जो सूबा जो पद था, जो क्षेत्र था मुगल काल का, सबसे बड़ा उनका जो केंद्र बिंदु था ना, चाहे अंग्रेजों का कहें चाहे मुगलों का कहें, तो वह कौन सा था, अजमेर था। तो अजमेर मुगल सूबा था। कितने मुगल परगनों में विभाजित किया, राजस्थान को 197 परगनों में डिवाइडेशन किया गया था मुगलों के द्वारा है। राजस्थान में कितनी छोटी बड़ी उसमें रियासतें थी, 22 छोटी बड़ी रियासतें थी है। अब बात करते हैं सामंत जो व्यवस्था है मूल तब था किसी राजा की मृत्यु होगी। देखो सामंत वर्ड कहां से आया, सामंत को लेकर के कई प्रकार की परिभाषाएं वगैरह है, मैंने यहाँ पे नहीं डाली, मैंने सोचा कि इतना काम का नहीं है शायद वो। यहाँ पे हम सामंत को बड़े बड़े शब्दों में बताऊं आपको मैं। राजा की मृत्यु के बाद राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र है, राजा का बड़ा बेटा है, वो गद्दी पे बैठता था और वो क्या करता, अपने जो भाई थे या राजा क्या करता, अपने बेटों के अंतर्गत या जो राजा का बड़ा बेटा अपने भाइयों में है, अपने राज्य की जागीरें बांट देता था। राज्य का क्षेत्र है भूमि है वो डिवाइड कर देता था। तो वह क्या कहलाते थे, भाई बंधुओं को जो भूमि देते थे उस भूमि के वो कहलाते थे क्या, सामंत कहलाते थे। तो उस भूमि के वो सामंत या उस भूमि के वो जागीरदार कहलाते थे। राजा के क्लोज या निकट संबंधी जिनको वो भूमि मिलती थी तो वो राजा के सामंत या राजा के जागीरदार कहलाते थे। अब आगे कर्नल टोड ने सामंत व्यवस्था की तुलना, अब प्रश्न ये बनेगा सामंत व्यवस्था की तुलना है कर्नल टोड ने किससे की है। तो कर्नल टोड ने सामंत व्यवस्था की तुलना यूरोप में प्रचलित फ्यूडलिज्म, ये भी एक प्रथा है सामंतवाद की तरह। तो कर्नल टोड ने सामंत प्रथा की जो कंपेयर की है, तुलना की है यूरोप में प्रचलित फ्यूडलिज्म से की है। यूरोप में प्रचलित फ्यूडलिज्म
व्यवस्था से की है। और राजस्थान के अंतर्गत जब कर्नल टोड आए थे तो उन्होंने ग्रंथ लिखा था द एनालस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस किताब के अंतर्गत इस सामंत प्रथा का भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। आगे नेक्स्ट करते हैं। अब बात यह है कि सामंत जो प्रथा है, देखिए सामंत प्रथा को लेके पढ़ते हैं, 3 प्रश्न बड़े बड़े बन सकते हैं। मारवाड़ के अंतर्गत में, मारवाड़ में मैं पढ़ूं तो सामंत प्रथा को लेकर के प्रश्न ये बनेगा कि मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत, मारवाड़ में सामंत प्रथा का सर्वाधिक विकास कह सकते हैं, विकेंद्रीकरण कह सकते हैं, और मारवाड़ में इस प्रथा को रोक लगाने का प्रयास या रोक किसके प्रयासों से हुई थी। सबसे पहले मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी भाई रावचूड़ा के टाइम। रावचूड़ा के टाइम सामंत प्रथा की शुरुआत हो गई थी, और इस प्रथा का सर्वाधिक जो विकास हुआ, हम कह सकते हैं प्रथा सर्वाधिक बिखरी थी, सर्वाधिक फैली थी। तो ये प्रथा सर्वाधिक जो फैली थी ना, रावजोधा के टाइम फैली थी, और इस प्रथा के ऊपर रोक लगाने का प्रयास है जयेंद्रनारायण व्यास के द्वारा किया गया था, जयेंद्रनारायण व्यास के द्वारा है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मारवाड़ की सामंत व्यवस्था है, देखिए मारवाड़ मैंने बता ही दिया है। तो मारवाड़ की सामंत जो व्यवस्था है ना, उसमें हम पढ़ेंगे कुल कितनी कैटेगरी थी। तो दोस्तों मारवाड़ की सामंत व्यवस्था मारवाड़ की सामंत व्यवस्था में कुल 4 प्रकार की श्रेणियां थी। तो कुल कितनी श्रेणियां थी? 4 प्रकार की श्रेणियां थी। तो हम बात करेंगे वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है। देखिए सुनिए, तो पहली जो श्रेणी है वह कौन सी है? राजवी। दूसरी कौन सी? सरदार। तीसरी कौन सी? मुतसदी। चौथी कौन सी? गनायत है। राजवी, सरदार, मुतसदी और गनायत है। 4 श्रेणी थी मारवाड़। सिंपल पूछ ले मारवाड़ में कितनी थी? 4 प्रकार की कैटेगरी थी। अब बात करेंगे राजवी किसे कहते थे? राजा के छोटे भाई, राजा का बड़ा बेटा है, उसका जो छोटा भाई है, या उसका जो राजा का कोई रिलेटिव है, तो उनको कहते हैं थे क्या? राजवी कहते थे। और उनको 3 पीढ़ियों तक है उनसे कोई टैक्स या कर उनसे नहीं लेते थे, उनको राजवी कहा जाता था। नेक्स्ट है सरदार। सरदार है, इनकी कुल 4 श्रेणियां थी, और इनकी जो पहली श्रेणी थी ना, उसको सियायत कहते थे। प्रारंभ में ये 8 थे, बाद में इनकी संख्या कितनी होगी? 12 होगी। इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो सरदार है, इनकी 4 श्रेणी थी। वैसे मारवाड़ में सामंत की 4 श्रेणियां थी ही। अब आगे ये जो सरदार है ना, इनको 2 प्रकार के सम्मान मिलते थे। 2 प्रकार के सम्मान मिलते थे। एक तो है बाहें पसाव, यानी कि जिसको ये सम्मान प्राप्त था वो राजा के समक्ष है उपस्थित होता, और तलवार वहां पे राजा के घुटनों के पैरों के पास रखता था, और राजा के पैर छूता था, और राजा अपना हाथ है उसके बाहों पे रखता था। राजा अपना हाथ उसके बाहों पे रखता था, तो उसको थी बाहें पसाव है। और एक प्रकार का सम्मान और था, वो था हाथ का कुरुब है, कि सरदार के कंधे पर राजा का हाथ रखते थे। सरदार के कंधे पर राजा हाथ रखते थे, तो उसको क्या बोलते थे? हाथ का कुरुब। 2 प्रकार के उसको रिस्पेक्ट या फिर सम्मान यहाँ पे दिए जाते थे सरदार को है। तीसरा जो इनमें सामंत का प्रकार है वो है मुतसदी। तीसरा कौन सा है? मुतसदी है। तो तीसरा है मुतसदी है। और चौथा कौन सा है? गनायत। गनायत भी राजा के रिलेटिव होते थे। बाकी मैंने बताया राजवी राजा का बेटा का छोटा भाई उसका रिलेटिव हो सकता है, वो क्या हो गए? राजवी है। गनायत राजा के रिलेटिव होते थे। नेक्स्ट है सिरोपाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में प्रश्न छप सकता है, सुन लीजिएगा। सिरोपाव क्या होते हैं? देखिए प्रथम श्रेणी के सामंत है, फर्स्ट ग्रेड हम कह सकते हैं। सामंतों में भी कई श्रेणी थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। तो फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी के जो सामंत थे, जो टॉप कैटेगरी के जो सामंत थे ना, तो वो राजा के पास जब लौटते थे कहीं से, दरबार से कहीं से कोई फरमान लेकर के राजा के पास आते थे और कोई समाचार देते थे, और बाद में जब वापस रिटर्न लेते थे ना, लौटते थे ना, तो लौटते टाइम उनको राजा के द्वारा वस्त्र है, आभूषण है, गिफ्ट दिए जाते थे। तो उसको क्या कहा जाता था? उसको सिरोपाव कहते थे, उसको सिरोपाव कहा जाता था। लेकिन एक हम पढ़ते हैं हाथी सिरोपाव। अब सुनिएगा, ये पटवार 2016 में प्रश्न पूछा गया, मैंने यहाँ पे डाला है कि ये प्रश्न आया था पटवार 2016 के अंतर्गत सिरोपाव का है। अब प्रश्न आया है हाथी सिरोपाव क्या है? सर्वोच्च सिरोपाव है। देखो सिरोपाव में 2 प्रकार के सिरोपाव है, एक सिरोपाव, दूसरा पूछे सिरोपाव में सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है? तो हाथी सिरोपाव है। इसमें क्या है? वस्त्र भी मिलते थे, आभूषण भी मिलते थे, लेकिन साथ में नगद रुपए भी दिए जाते थे, जिसको क्या बोलते थे? ओढ़ानी।
इसमें उड़ाने दी जाती थी। उड़ाने दी जाती थी वो हाथी सिरोपाव थे, जो कि टॉप कैटेगरी का सिरोपाव था। तो ये दो प्रकार के सिरोपाव पटवार 2016 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है मारवाड़ में। देखिए मारवाड़ में सबसे ऊंचा पद किसका था? राजा का। राजा के बाद में जो कार्यकारी जो पद था वह कौन सा था? प्रधान का था। मेन राजा, राजा के बाद प्रधान आ गया। अब दो प्रकार के हैं। देखिए पहले प्रधान कौन, दूसरा प्रधान कौन बनते थे? फर्स्ट प्रधान बनने का अधिकार किनको था? तो पहला जो प्रधान बनने का अधिकार था ना, वो था आसोप। आसोप जो एक ठिकाना है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी था कि 1857 के संग्राम के अंतर्गत है। 1857 के संग्राम के अंतर्गत है ठाकुर कुशाल सिंह अवा को जो कह सकते हैं इसमें क्या बोलते हैं मदद दी थी। तो इडर के ठाकुर ने भी दी थी है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो लांबिया पाली के भी हैं, और इसके अलावा बात करते हैं तो आलनिया के भी हैं, और इसके अलावा बात करते हैं तो आसोप के भी है ना। आसोप ठिकाना ना मारवाड़ के अंतर्गत है। तो पहला जो प्रधान बनने का जो अधिकार कह सकते हैं ना, तो आसोपा के ठिकाने आसोपा को था। और उसके बाद में सेकंड जो अधिकार था तो वह किसको था? कुंपावतों को। तो सेकंड जो अधिकार था वो कुंपावतों को था, फर्स्ट जो आसोप का था। ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो इनको ही प्रधान पद मिलता था। दोनों को ध्यान दीजिएगा, पहला आसोप फिर चंपावत नहीं कुंपावत है। नेक्स्ट है राजा का राज तिलक। राजा का राज्याभिषेक कौन करते थे? देखिए राजा का राज्याभिषेक, राजा का राज तिलक हम पढ़ेंगे कहां पे होता था। राजा का राज तिलक है बंगड़ी के जेतावत ठाकुर करते थे। मारवाड़ के राजा का राज तिलक बंगड़ी के ठाकुर जेतावत करते थे, बंगड़ी के जेतावत ठाकुर करते थे। और मारवाड़ के राठौड़ों का राज तिलक कहां पे होता था? तो हम पढ़ेंगे यहां पर एक महल है, कौन सा? श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौरी कहां पे? आप कमेंट में उत्तर बताओगे श्रृंगार चौरी कहां पे। मैं श्रृंगार चौकी बता रहा हूं, श्रृंगार चौरी कहां पे बताना है आपको। श्रृंगार जो चौकी है ना मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में मारवाड़ के राठौड़ों का राज तिलक कहां पे होता था? श्रृंगार चौकी के अंतर्गत होता था। और कौन करते थे? बंगड़ी के जेतावत ठाकुर करते थे। ओके अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा वंशावली पढ़ने का अधिकार। अब राजा जब राजा का राज तिलक हो गया, राजा जब गद्दी पे बैठता था ना, तो उस समय वंशावली पढ़ने का अधिकार किनको था? तो यह था मुंदियार ठिकाने को, जो कहां पड़ता है? नागौर में आता है। मुंदियार ठिकाने के लोगों को था जो राजा के टाइम वंशावली पढ़ते थे। अब आगे है सामंत की प्रथा की शुरुआत हुई थी राव चूड़ा के टाइम है और गंगा के टाइम है। और इस सामंत प्रथा का सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ जोधा के टाइम। रोक किसने लगाई थी? जयनारायण व्यास ने, जो मैंने पहले समझा दी है। मारवाड़ की 100% भूमि में 20% तो जागीरी भूमि थी, जागीरदारों के सामंतों की भूमि थी। और 80%, 100% भूमि में थे, 80% सामंतों की भूमि थी, लेकिन 20% थी खालसा भूमि, जो सीधे ही केंद्र सरकार के अंडर में आती थी। 80% जागीरी, 20% खालसा भूमि थी। अब आगे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में छप सकता है, आगामी एग्जाम में। ठीक है सुनिए क्या है रेख। रेख से क्या मतलब है? रेख से तात्पर्य है जागीर की अनुमानित वार्षिक राजस्व। जो जागीर है उस क्षेत्र का जो एरिया है उसका एक आइडिया, अप्रोक्स आइडिया लगाते थे, पूरे साल का ब्यौरा लगाते थे उसके रेवेन्यू को, उसके राजस्व वसूलने को लेकर के है। तो उसको क्या बोलते थे? रेख कहते थे। और जिसका उल्लेख शासक के द्वारा दिए गए पट्टे में करता था। राजा ने को पट्टा किसी व्यक्ति को दे दिया है तो उसका पूरे साल का जो राजस्व था उस पट्टे में उल्लेख होता था, उसको क्या बोलते थे? रेख कहते थे। अब बात करेंगे बाद में इसे रेख आ गया। पहले देखो विजय सिंह के समय सामंतों को मतलबा नामक कर देना पड़ता था, इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ के राजा कौन थे? विजय सिंह। विजय सिंह के समय सामंतों से कौन सा टैक्स लेते थे? मतलबा। तो विजय सिंह के टाइम सामंतों से मतलबा कर लेते थे और इसी कर को बाद में क्या नाम दे दिया? रेख नाम दे दिया। इसी कर को बाद में जो नाम दिया गया था तो वह क्या नाम दे दिया गया? रेख नाम दे दिया गया है। अब आगे है पेशकशी। तो मारवाड़ में उत्तराधिकार कर लेते थे। जैसे कोई सामंत जागीरदार गद्दी पे बैठा है तो एक टैक्स लेते थे उत्तराधिकार का कर। और मारवाड़ में जो उत्तराधिकार का जो कर था ना, उस कर को क्या बोलते थे? उस कर को कहते थे पेशकची। पेशकची तो पेशकची है मारवाड़ का उत्तराधिकार का कर। आगामी एग्जाम में प्रश्न छप सकता है, ध्यान दे लीजिए इसको है।
इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगीड़ जो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं डाल दूंगा। तो आप जो स्टूडेंट न्यू हो, ये टेलीग्राम में नाम जरूर डाल दीजिएगा, जीके विद राकेश जांगीड़। तो इसी में आपको इसकी क्लास की मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इस नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ डाल दूंगा है। अब आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, वंशावली पढ़ने का अधिकार ये हमने पढ़ ही लिया है, ये रिवाइज हो गया पेज। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों जैसलमेर रियासत को लेकर के। तो अब अगला है, अगली रियासत कौन सी है? जैसलमेर रियासत है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। डाबी नाम है और नाम क्या है? जीवनी। एक नाम डाबी है, दूसरा नाम क्या है? जीवनी। डाबी और जीवनी आगामी एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, एक बार आ चुका है पीछे। डाबी जीवनी क्या है? मारवाड़ में सामंतों की दो प्रथा है, दो प्रथा कौन सी? डाबी और जीवनी है। लेकिन मारवाड़ में डाबी जीवनी दो सामंत है, और बात करेंगे सामंत प्रथा है मारवाड़ में, डाबी जीवनी। लेकिन मारवाड़ में जैसलमेर, सॉरी जैसलमेर में, और जैसलमेर में इस प्रथा की शुरुआत किसके टाइम हुई थी? हर्राज जी भाटी के टाइम में है। जैसलमेर में इस प्रथा की शुरुआत हर्राज भाटी के टाइम हुई थी। जैसलमेर में सामंत प्रथा दो हैं, कौन कौन सी? एक डाबी और जीवनी। इसकी शुरुआत किसके टाइम हुई थी? हर्राज जी भाटी के टाइम हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जैसलमेर जो चित्र शैली है उसका जो उद्भव है वह भी किसके टाइम हुआ था? हर्राज जी भाटी के टाइम। यहाँ पे डाबी और जीवनी है। सामंतों को दो प्रकार की ताजीम मिलती थी। सामंतों को दो प्रकार की ताजीम होता है सरकार के द्वारा जो राजकीय सम्मान मिलता था, सरकार के द्वारा जो राजकीय सम्मान मिलता था उसको ताजीम कहते थे। एक था इक्के बड़ी, एक था दो बड़ी। एक बड़ी और दो बड़ी, दो प्रकार के इनको ताजीम मिलती थी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां से उत्तराधिकार कर नहीं लिया जाता था तो वह कौन सी है? जैसलमेर रियासत है। जहां से उत्तराधिकार कर नहीं लिया जाता था तो वह कौन सी? जैसलमेर रियासत है। नेक्स्ट है, हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ को लेकर के। देखिए दोस्तों, मेवाड़ में अमरशाही जो रेख है उसमें तीन प्रकार की सामंतों की श्रेणियां बताई गई है। मेवाड़ में तीन प्रकार के सामंतों की श्रेणी है। मेवाड़ में तीन प्रकार की सामंतों की श्रेणी पूछ सकते हैं। देखोगे तो पहली कौन सी? 16 है, 16 दूनी 32। दूसरी कौन सी? 32 है। तीसरी सामंतों की श्रेणी है ना, उसको नाम क्या दिया गया है? गोल है। 16, 32, गोल। मारवाड़ में कितनी बताई थी आपको? 4 बताई थी है। जैसलमेर कितनी बताई मैंने? जैसलमेर में 2 बताई, डाबी जीवनी है, डाबी जीवनी है। मेवाड़ की हम बात करते हैं तो मेवाड़ में कितनी होगी? 3, 16, 32 और गोल। लेकिन 19वीं शताब्दी में 16 जो है ना सामंत श्रेणी, वो कितनी हो गई थी? 24। तो 19वीं सदी में इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 24 हो गई थी। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट है। अब बात करते हैं उमराव। फिल्म भी आ चुकी है, उमराव इंपोर्टेंट है। उमराव देखोगे वहां आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट श्रेणी के सामंत है जिनको सिरोपाव मिलते थे मारवाड़ में। और यहां पढ़ते हैं जो फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट श्रेणी के सामंत है मेवाड़ में, तो ये कितने थे? 16 थे। मेवाड़ में फर्स्ट श्रेणी के सामंत थे वो 16 थे, और इनको क्या नाम मिलता था? उमराव कहते थे। तो मेवाड़ में फर्स्ट श्रेणी के सामंत कितने? 16। इनको क्या बोलते थे? उमराव कहते थे। और कुल कितने थे? 16 है। इनमें से कुछ नाम मैंने डाले यहाँ पे। झाला सुना होगा आपने, चौहान और चुंडावत है। झाला है, चौहान है, चुंडावत। ध्यान दीजिए, चुंडावत मैंने इंपॉर्टेंट डाला है, क्यों? कि सलूम्बर का ठाकुर महाराणा की अनुपस्थिति में राजधानी का प्रशासन चलाता था। अगर महाराणा वहां पे उपस्थित नहीं है तो महाराणा की जगह, महाराणा की गैर हाजिरी में पूरा शासन चलाता था। तो वह कौन चलाता था? सलूम्बर का ठाकुर। सलूम्बर का ठाकुर। सलूम्बर कहां पड़ता है? उदयपुर के अंतर्गत, जहां पे उस देवी का मंदिर है जिसके मंदिर में झूले या पालने भेंट किए जाते हैं। उस देवी का मंदिर है जिसने अग्नि स्नान किया था। अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन सी? इडाणा माता का मंदिर है। सलूम्बर जो उदयपुर है वहां पे हाड़ी रानी का स्मारक छतरी बनी हुई है। सलूम्बर उदयपुर के अंतर्गत है। सलूम्बर के अंतर्गत ही ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ को शरण दी, किसने दी थी? रावत केसरी ने दी थी। सलूम्बर के अंतर्गत ही तात्या टोपे को शरण किसने दी थी? रावत केसरी ने दी थी। सलूम्बर कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। इसके पश्चात है, नेक्स्ट देखिएगा, तलवार बांधने का अधिकार है। मेवाड़ में राजा को तलवार बांधने का, मेवाड़ में राजा को तलवार बांधने का जो अधिकार है
वह भी किसको था? सलूम्बरों को था, सलूम्बर के ठाकुरों को था। राजा की गैर हाजिरी में राज चलाने का अधिकार भी किसको था? सलूम्बरों को था, सलूम्बरों को है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की तलवार। महाराणा प्रताप की तलवार किसने बांधी थी? तो महाराणा प्रताप की तलवार बांधी थी कृष्णदास जी चुंडावत ने बांधी थी है। राज्याभिषेक देखो वहां आपने बंगड़ी गांव पढ़ा था ना, है ना, मारवाड़ में है। यहां पर हम पढ़ेंगे मेवाड़ के महाराणाओं का राज्याभिषेक उंदरी गांव का भील करता था। उंदरी गांव उदयपुर, उंदरी गांव कहां पड़ता है? उदयपुर, यहाँ का भील करता था। मेवाड़ के महाराणाओं का राज्याभिषेक करता था है। छछुंद, ये है छछुंद, छछुंद, छछुंद है। तो सामंती आय का, सामंती आय, सामंतों की जो आय थी ना, उस इनकम का 1/6 भाग राजा को कर के रूप में दिया जाता था। उसे क्या बोलते थे? छछुंद कहते थे, छछुंद कर है। सामंती आय का 1/6 भाग जो राजा को कर के रूप में देते थे उसको क्या बोलते थे? छछुंद कहते थे। कुछ और लाग थी, कौन कौन सी? गनीम बराड़ युद्ध के टाइम लेते थे, हल बराड़ है खेती के टाइम लेते थे, गृहस्थी के अंतर्गत है। तो 3 प्रकार के और भी लाग यहाँ पे है। सामंतों से कर वसूलते थे है, युद्ध का कर लेते थे, खेती का कर लेते थे, गृहस्थी का कर लेते थे, ये कर और थे हैं। अब है हरावल काम है। सुनिए, एक थी सेना, सेना की बात करते हैं। सेना, सेना का एक तो होता है भाई आगे का भाग और सेना का एक होता है पीछे का भाग। सेना का आगे का भाग होता है हरावल है, और सेना का जो पीछे का भाग होता है उसे चंद्रावल कहते हैं। सेना का मध्य का जो भाग होता है उसे लाण दस्ता कहते हैं, लाण दस्ता। महाराणा प्रताप का आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम में आया था, रीट एग्जाम 26 सितंबर 2022 के अंतर्गत है ना, प्रश्न पूछा गया था ये है। सुनिए, अब बात कर रहे हैं ढोलान को लेकर के, सॉरी हरावल को लेकर के है। देखो महाराणा की अनुपस्थिति में शासन कौन संभालेगा? सलूम्बर के ठाकुर है, पढ़ लिया आपने है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं दूसरी विशेषता, महाराणा को तलवार बांधने का अधिकार भी किसका था? सलूम्बर के ठाकुरों का। तीसरी बात और है, वो क्या है? सेना का हरावल, सेना का हरावल, सेना का आगे का भाग हरावल जो काम है वह भी कौन संभालते थे? सलूम्बर के ठाकुर संभालते थे, सलूम्बर के ठाकुर ही संभालते थे। इसके पश्चात आगे नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर रियासत है। देखिए दोस्तों, अगली जो रियासत है कौन सी? बीकानेर है। और यहाँ पे सामंतों की 3 श्रेणी थी। एक तो थे बिक्का के वंशज थे ही, एक तो बिक्का के वंशज आगे, दूसरे बिक्का के भाई आगे, तीसरे हैं उनके अधीनस्थ सामंत थे। बिक्का के वंशज, उसके भाई और उसके अधीनस्थ जो रिलेटिव थे वो सामंत आगे। 3 प्रकार के सामंत है। सामंत की श्रेणी कितनी होगी? 3 हो गई। यहाँ पे मारवाड़ में 4, जैसलमेर में 2, मेवाड़ में 3, है ना, 16 32 गोल। और यहाँ पे कितनी हो गई? 3 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं पट्टा प्रणाली। तो यहाँ पे पट्टा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? राय सिंह ने की थी। पट्टा प्रणाली की शुरुआत की थी राय सिंह ने की थी। यहाँ पे बीकानेर के अंतर्गत है। आसीमदार, 2 नाम है, आसीमदार है और एक नाम क्या? चाकर पटायत। आसीमदार और चाकर पटायत है। प्रथम श्रेणी, प्रथम 2 श्रेणी के सामंत थे। आसीमदार, आसीमदार प्रथम श्रेणी और चाकर पटायत द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम 2 श्रेणी के सामंत थे। कुल कितनी थी? 3 श्रेणी थी ना, तो प्रथम 2 श्रेणी बता दी मैंने। यहाँ पे बिक्का के वंशज, बिक्का के भाई, तो आसीमदार और क्या आ गया? चाकर पटायत है। कुछ जो कर लेते थे, सुनिए वो कर कौन कौन से हैं? धुआं भास, ये घर का कर था। रखवाल बास, सुरक्षा का कर लेते थे। अबूब कर है, धान की चौथाई का कर लेते थे। धान की जो चौथा हिस्सा है उसका कर लेते थे हैं। घोड़ा रेक है, महाराजा सूरत सिंह ने जागीरदारों से वसूल थे। महाराजा सूरत सिंह है, जागीरदारों से कौन सा कर लेते थे? तो उस कर का नाम क्या था? घोड़ा कर था। ये है। आगे चलते हैं जयपुर रियासत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जयपुर रियासत दोस्तों। जयपुर रियासत में क्या क्या बातें हैं? शासक का नाम पढ़ेंगे पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा के 17 पुत्र थे भाई। पृथ्वीराज कछवाहा के 17 बेटे थे। 17 बेटों में से उनमें से 12 बेटों को, 12 पुत्रों को जयपुर राज्य का 12 भाग डिवाइड कर दिया था। वो कहलाते थे 12 कोटड़ी। तो उनको क्या बोलते थे? उनको 12 कोटड़ी कहते थे। और जयपुर के सामंतों में राजावतों का प्रमुख स्थान था। जयपुर के सामंतों में राजावतों का प्रमुख स्थान था। मारवाड़ में राजवी हो गया और मेवाड़ में सलूम्बर के चंपावतों का हो गया, चुंडावतों का हो गया। और यहाँ की बात करते हैं जयपुर के सामंतों में है राजावतों का प्रमुख स्थान था। और 1818 में राजावतों के 16 ठिकाने थे। तो 1818 में राजावतों के कुल कितने ठिकाने थे? 16 ठिकाने थे। वहां मैंने बताया था 16
थे सामंत है, उसमें मेवाड़ में है 19वीं सदी में कितने हो गए, 24 हो गए थे ना। और यहां हम बात कर रहे हैं जयपुर के राजावत में, जयपुर के ठिकानों में राजावतों का स्थान था। और 1818 के अंतर्गत जो संधियां हुई थी ना अंग्रेजों के साथ है, तो उनके कुल कितने ठिकाने थे, 16 ठिकाने थे। नेक्स्ट है जयपुर के सामंतों के दो भाग होते थे, दो भाग है देखिए, एक था ताजिमी तथा खास चौकी। ताजिमी क्या थे, उनको पैर में सोना पहनने का अधिकार था, उनको ताजिमी कहते थे। खास चौकी को कह सकते हैं अधिकार नहीं था। सामंतों के दो भाग हो गए। अब चलते हैं आगे, कौन सी रियासत दोस्तों, कौन सी रियासत, तो वो कौन सी है, कोटा रियासत। और कोटा में भी सामंतों की कितनी श्रेणी, दो श्रेणी है। कोटा में भी सामंतों की दो श्रेणी हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी, एक तो है देश थी, जो देश के जागीरदार, देश थी देश के जागीरदार। दूसरे हजूर थी, दरबार का जागीरदार, हजूर जी हजूरी करते हैं, तो दरबार का जागीरदार उनको कहते थे, दरबार का जागीरदार है। राजवी, वहां अपने मारवाड़ में राजवी पढ़ा था, यहां भी राजवी आ रहा है, राजवी राजा के निकट संबंधी जागीरदार, वहां भी बात मारवाड़ में सेम आई थी राजवी, यहां भी राजवी सेम आ गई है। आप जी देखो, इसके अलावा जितने भी जो शेष सामंत थे उनको आप जी कहते थे, लेकिन सिर्फ राजा का नियरेस्ट क्लोज पर्सन को क्या बोलते थे, राजवी कहते थे। अब आगे चलते हैं, कोटा में ताजिमी, कोटा में ताजिमी वो कौन से हो गए, जो पैर में सोना पहनते थे ना। तो कोटा में ताजिमी सरदारों की संख्या कितनी थी, 13 थी। कोटा में ताजिमी सरदारों की संख्या कितनी थी, 13 थी। जयपुर में राजावतों का कितना हो गया, 1818 के अंतर्गत है। जयपुर में आप लोगों ने पढ़ा 1818 के अंतर्गत है, इनकी संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई थी। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कोटा के अंतर्गत है, ताजिमी सरदारों की संख्या कितनी हो गई थी, 13 थी। अब है भरतपुर, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं भरतपुर। देखो भरतपुर में 16 कोटड़ी ठाकुर, तो 12 कोटड़ी जयपुर के अंतर्गत है। 16 कोटड़ी कहां पे विभक्त था, पेपर में पूछा गया था, 16 कोटड़ी कहां पे विभक्त था, तो ये था भरतपुर के अंतर्गत है, 16 कोटड़ी विभक्त था। और ग्रासिया ठाकुर है, ये भूस्वामी होते थे। एक नाम आएगा ग्रासिया ठाकुर, ये किन्हें कहते थे, तो इनको भूमि का स्वामी कहते थे। जो भूमि के स्वामी थे ना, उनको ग्रासिया ठाकुर कहते थे। जैसे पहले जो कोर होती है फसल की वगैरह की, हम ग्रासिया बोलते हैं, ग्रास कहते हैं। तो भूमि की जो स्वामी थे, जिनका भू अधित्व था, स्वामित्व था, उनको ग्रासिया कहते थे। और इन ग्रासियों का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने भी किया है। सामंती प्रथा का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने भी किया है। नेक्स्ट है बोमिया ठाकुर, बोमिया ठाकुर भी है। तो बोमिया ठाकुर जानते होंगे आप है कि भूमि के जो रक्षक हैं, जिनको भूमि जिनके नाम की भूमि राजा दे देता है, उनसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लेते हैं, गांव के रक्षक होते हैं, भूमि के जो रक्षक होते हैं भूमि होते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, बोमिया ठाकुर है। शासन भूमि देखिए इंपॉर्टेंट है, शासन भूमि, शासन भूमि किसे कहते हैं, ऐसी भूमि या ऐसी जागीर जो राजा के द्वारा ब्राह्मणों एवं चारणों को दान में देते थे। राजा है ब्राह्मणों को या चारण जाति को, ब्राह्मणों को या चारणों को जो उपहार में भूमि देता था ना, उस भूमि को क्या बोलते थे, शासन भूमि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लीजिए, आगामी एग्जाम के लिए शासन भूमि एज ए गिफ्ट के रूप में मिल गई, दान के रूप में मिल गई, ब्राह्मणों को और चारणों को मिल गई। नेक्स्ट है अलूफाती जागीर, ध्यान दीजिए अलूफाती जागीर क्या है, ऐसी राज परिवार की महिलाएं, राज परिवार की महिलाओं को जीवन निर्वाह के लिए, राज परिवार की महिलाओं को जीवन निर्वाह के लिए जो राजा जागीर देता था ना, उसे अलूफाती जागीर कहते थे। अलूफाती जागीर राज परिवार की महिलाएं हैं या कोई सामंत की महिला है, उनको राजा जीवन निर्वाह मतलब कोई सारा रहा नहीं है, तो क्या करते हैं, उनको जीवन निर्वाह के लिए जो भूमि या जो देता था उसको अलूफाती जागीर कहते हैं। जुड़े रहिए जीके विद राकेश जांगीर के साथ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है, अब है मध्यकाल में सैनिकों की क्या क्या व्यवस्था थी। सुनिएगा, छोटी छोटी बातें याद हो जाएगी आपके हैं, 2-3 बार पढ़ो याद हो जाएगी। मध्यकाल में सैनिकों की क्या क्या व्यवस्था थी। एक था अहदी, ये थी राजा की सेना, राजा की सेना को अहदी कहते थे, जबकि सामंतों की सेना को जमीयत कहते थे। जमीयत जागीरदारों की सेना, जमीयत जागीरदारों की सेना, अहदी राजा की सेना, ठीक है। नेक्स्ट ओहदा किसका बड़ा गया, राजा का, तो अहदी राजा की, जमीयत जागीरदारों की, बस। नेक्स्ट है सैनिकों के प्रकार, कई प्रकार के थे, मैंने 2-4 नाम डाले हैं, कौन कौन से, पयादे भी है, घुड़सवार है,
और सूत्र सवार हैं और गत सवार हैं, असव सवार हैं, बहुत सारे हैं। असव है, प्यादे भी हैं, सवार भी है, ऐसमा ऐसमा भी है, सिंह बंदी भी है, बारगीर भी है, सिलेदार रिसालदार सिलेदार भी हैं। तो ये सारे सारे सैनिकों के प्रकार थे। तोप खाना, देखो दो प्रकार के तोप खाने थे, दो प्रकार के इनमें तोप खाने हुई थी मध्यकाल में। एक था जिनसी, भारी तोपों का खाना, जिनसी भारी तोपों का खाना है। दूसरा हम पढ़ते हैं इसके अलावा हल्की तोपों का खाने को क्या बोलते थे, दस्ती। दस्ती हो गया हल्की खाने का है, जैसे हल्की हल्की जो तोपें हैं हल्की खाने का है उसको बोलते थे दस्ती कहते थे, जिनसी कहते थे भारी तोपों का है। नेक्स्ट इसके बाद है तोप के नाम है नरनाल। कई प्रकार की तोप थी, एक थी नरनाल, एक थी सुतुरनाल, एक थी गजनाल है। नरनाल है जो नर आदमी कंधों पर करके तोप लेके जाते थे उसको नरनाल कहते थे। सुतरनाल जो ऊंट के ऊपर सवार रखते थे उसको सुतरनाल कहते थे, और जो हाथी के ऊपर तोप रखते थे वो गजनाल कहते थे। गजबान, गजबान तोप कहां पे है बताऊंगी आप, गजबान तोप है वो कहां पे है, ठीक है, कौन से दुर्ग में है गजबान तोप है। नेक्स्ट कालडा सवार। अब प्रश्न ये बनेगा कई प्रकार के, मैंने बताया था सवार थे, असवार, कई प्रकार के सवार थे, कई प्रकार की जात थी, कई प्रकार के प्रकार थे, लेकिन सैन्यों में प्रश्न क्या है, सबसे ज्यादा जो पे स्केल सर्वाधिक जो वेतन मिलता था, सबसे ज्यादा जो वेतन मिलता था 20 रुपए मंथली का, तो वह किसको मिलता था, कालड़ा सवार को। सर्वाधिक जो वेतन मिलता था 20 रुपए प्रति महीना, तो कालड़ा सवार को है। अब है मध्यकाल का प्रशासन। नेक्स्ट है मध्यकाल का प्रशासन, सुनिएगा मध्यकाल के प्रशासन का यहां से प्रश्न है, आपके टॉपिक में दे रखा है मध्यकाल का प्रशासन दे रखा है, यहां से प्रश्न आ सकता है। पीछे आपने पढ़ा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए मध्यकाल के प्रशासन में सबसे बड़ा जो प्रशासनिक पद था तो वह किसका था, राजा का। राजा के बाद में किसका था, प्रधान का। प्रधान का है। अब कुछ रियासतों के मैच करने आ सकते हैं, जैसे कि जयपुर रियासत में प्रधान को क्या कहते थे, मुसाहिब। जयपुर रियासत में प्रधान को मुसाहिब कहते थे। कोटा और बूंदी में प्रधान को दीवान कहते थे, कोटा बूंदी में दीवान कहते थे। मेवाड़ मुत्सदी, मेवाड़ मुत्सदी, मेवाड़ मुत्सदी, मेवाड़ मुत्सदी है, मेवाड़ में प्रधान को मुत्सदी कहते थे। और ये प्रधान का पद मैंने पीछे बता ही दिया, आजीवन रूप से वंशानुगत रूप से किन के पास था, सलुम्बर के रावतों के पास था ये। नेक्स्ट है तो हो गया दीवान। दीवान कुछ पद पढ़ेंगे, दीवान क्या है, यह वित्त विभाग राजस्व विभाग का लेखा जोखा तय करता था। वित्त डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसका जो आधिकारिक जो पद था ना वो दीवान का था, मेन दीवान का है। अब है इसके कुछ नाम थे, देश दीवान, और एक नाम आता है बख्शी। बख्शी इसके पास सेना का विभाग था, ये सेना विभाग, सेना का सर्वा कौन था, वो था बख्शी था। सिकदार, सिकदार नगर का जो कोतवाल था उसको सिकदार कहते थे। और खान खामा ये है दीवान के अधीन, दीवान के अधीन एक पद था, वह कौन सा था, खान सामा है, दीवान के अधीन पद था ये है। खजांची, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को क्या बोलते थे, खजांची कहते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो मेवाड़ में था मुत्सदी, मेवाड़ में जो दीवान प्रधान का पता उसको मुत्सदी कहते थे, और ये सलूम्बर के पास था। और ध्यान दीजिएगा वंशानुगत है, जो वंश के आगे जाकर के ये बनते हैं प्रधान बनते मेवाड़ में, उनको भांजगढ़ कहते थे, भांजगढ़, भांजगढ़ कहते थे, भांजगढ़ है। तो वंशानुगत जो पद मिलता था उनको भांजगढ़ कहा जाता था, और इस पद का जो नाम था मेवाड़ में वो क्या था, मुत्सदी नाम था ये है। इसके बाद देखिएगा दरोगा ए आबदान, जो खाने पीने के जो अधिकारी था, खाने पीने का सामान का, रसद सामग्री का, उसको दरोगा ए आबदान कहते थे है। और दरोगा ए सायर किसे कहते थे, जो दान वसूली का काम देखता था उसको दरोगा ए सायर कहते थे। भंडारी, जो राजकीय गोदाम, जो भंडार गृह का जो लीडर या जो अधिकारी होता था उसको भंडारी कहते थे। कनवारी ये खेत का रक्षक होता था। और एक था ड्योढ़ीदार, राजा के महलों की सुरक्षा, जो व्यक्ति राजा के महलों की देख रेख करता था, पूरी महल की सुरक्षा का जिम्मा जिसके अंडर में था उसको क्या बोलते थे, ड्योढ़ीदार कहते थे। ओके नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अब है लोकल का प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है। स्थानीय प्रशासन में क्या क्या नाम दिए हैं देखिएगा,
ये मैंने बता ही दिया कि मुगलों ने राजस्थान को कितने परगनों में बांटा था, 197 परगनों में बांटा था, ये मैंने पढ़ दिया। और मुगल सूबा था अजमेर, मुगल सूबा था अजमेर, मुगल सूबा था। नेक्स्ट है मारवाड़ में बात करते हैं परगने। देखिए परगने क्या है, राजपुताना की जो रियासतें थी, मुगलों के संपर्क में आने के बाद मुगलों के द्वारा राजपुताना की जो रियासतें बांटी गई थी ना, उनको उन्होंने क्या नाम दिया था, परगने दिया था। मोटा राजा उदय सिंह के टाइम कितने परगने थे, 6 परगने थे। मोटा राजा उदय सिंह के टाइम, जोधपुर की बात कर रहा हूं मैं। जोधपुर में अजीत सिंह के टाइम परगनों की संख्या कितनी थी, 21 थी। जोधपुर में मान सिंह या सन्यासी राजा के टाइम परगनों की संख्या कितनी थी, 23 थी है। और आमेर, आमेर में जो आमेर आमेर रियासत को परगनों में विभाजित किया था किसके टाइम, मानसिंह के टाइम। आमेर रियासत को परगनों में विभाजित किया था मानसिंह के टाइम है। कोटा रियासत को परगनों में विभाजित किया था किसने, माधो सिंह के समय। और कोटा रियासत को कितने परगनों में डिवाइड किया था, 40 परगनों में। कोटा रियासत को 40 परगनों में है। आमेर में परगने विभाजित हुए थे मानसिंह के टाइम है। मानसिंह के टाइम कितने परगने थे, 23 परगने थे ये है। कोटा राजा उदय सिंह जोधपुर में कितने थे, 6 परगने थे। जोधपुर में अजीत सिंह के टाइम कितने थे, 21 परगने थे ये है। नेक्स्ट है मेवाड़ में परगने में विभाजित हुआ था किसके टाइम, कर्ण सिंह के टाइम है। और बीकानेर में, ध्यान दीजिएगा, बीकानेर में जो तहसील का प्रशासन होता था, बीकानेर में तहसील के प्रशासन को चीरा कहते थे। तो चीरा क्या है, चीरा एक फेंटा पोत्या सापा भी तो है, चीरा फेंटिया पोत्या सापा भी है। और क्या है, बीकानेर रियासत में तहसील प्रशासन को भी क्या कहते थे, चीरा कहते थे। प्रश्न छप सकता है एग्जाम में आगे। नेक्स्ट है परगनों के जो कर्मचारी थे उसके क्या क्या नाम थे, सुनिएगा। आमील, जो व्यक्ति राजस्व वसूलता था, जो रेवेन्यू राजस्व लेता था, उसको क्या बोलते थे, आमील कहते थे। हाकिम, हाकिम किसे कहते थे, प्रशासनिक और जो न्याय का देखरेख करता था, प्रशासनिक और न्याय विभाग का जो अधिकारी था उसको हाकिम कहते थे। फौजदार, सेना एवं पुलिस महकमे का अधिकारी को फौजदार कहते थे। ध्यान दीजिएगा मध्य परगनों में जो गांव होते थे, गांव को क्या बोलते थे, परगनों में गांव को मौजा कहते थे। हम सिंपल सी बात है, गांव मौज इकट्ठा हुआ है, मौज तो भाई गांव में ही हुआ है, शहर में मौज पड़ी है, काम धाम बस सारे दिन भाग दौड़ जिंदगी। मौज तो कहाँ है, गांव में ही है। तो मौजे कहाँ पे, गांव में। तो गांव को क्या बोलते थे, मौजे कहते थे। ध्यान दीजिए मौजे ये गांव के दो रूप थे, दो नाम थे। जो गांव न्यूली बने हैं, नए गांव बने हैं, उनको असली कहते थे। जो गांव पुराने हैं उनको दाखिली कहते थे। दाखिली पुराने गांवों को, असली है नए गांवों को कहते थे। गांवों का इकट्ठा समूह है, तो गांवों का जो इकट्ठा ग्रुप होता था ना, गांव के इकट्ठे ग्रुप को क्या कहते थे, तपो कहते थे। तपो क्या है, गांवों का इकट्ठा समूह है। और सहाणे, कर का राज्य हिस्सा सहाणे किसे कहते थे, राज्य के हिस्से में, राज्य के हिस्से का जो कर जो निर्धारित होता था उसको सहाणे कहते थे। इससे अलग है थोड़ा सा, कर के टॉपिक में कर सकते हो, वहां मैंने डाला भी शायद, इससे हटके है ये। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट पढ़े हैं राजस्व भूमि। जो राजस्व भूमि है उनको लेकर के प्रश्न आएंगे। देखो भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि के नाम पढ़ते हैं। एक तो होती है खालसा भूमि, और एक होती है जागीर भूमि, एक होती है भौम भूमि, एक होती है शासन भूमि। शासन भूमि को मैंने शासन भूमि में बता दिया, ब्राह्मणों को है या चारणों को राजा के द्वारा दान देते थे, राजा दान देते थे, उसको बोलते थे शासन भूमि, शासन भूमि, शासन भूमि। तो ब्राह्मण या चारणों को राजा दान में दे दी, गिफ्ट में दे दी। एक होता है भूमि को, किसी भूमि के रक्षक देवता को डेडिकेट कर दी है, भूमि के रखवाड़े हैं, वहां से को कर ही नहीं लेते थे, वह कौन सी भौम भूमि है। और जागीरदारों के अंतर्गत थी, वो तो मेन जागीर तो है ही। और एक है खालसा भूमि, जिसका धनी दोहरी है, जिसका धनी दोहरी सीधा ही केंद्र सरकार के अंदर में हो, तो वह भूमि जो सीधे ही केंद्र सरकार के अंडर में है उसको क्या बोलते थे, खालसा है। राजगामिता, राजगामिता देखो राजगामिता किसे कहते थे, राजगामिता जागीरदार है, जागीरदार की कोई संतान है नहीं और उसकी मृत्यु हो गई, तो उस भूमि को क्या करते, खालसा घोषित कर देते थे। और उस भूमि को क्या बोलते थे, राजगामिता। जागीरदार, उसकी डेथ होगी, बेटा है नहीं, खालसा घोषित कर दिया जागीरदार की भूमि को, और उस भूमि का नाम क्या था, राजगामिता। एक है गरुहड़ा। गरुहड़ा क्या है, देखो उच्च कर्मचारियों को, जो उच्च ग्रेड के अधिकारी थे यहाँ पे राजा के प्रशासन में, उनको कोई विशेष छूट के ऊपर, कोई ऑफर के तहत उनको क्या है, राजा भूमि दे देता था, उस भूमि को क्या बोलते थे, गरुहला। नेक्स्ट है डोली, इंपोर्टेंट है डोली, भाई डोली इंपोर्टेंट है।
दान पुण्य में दी गई जागीर, ऐसी जागीर जो दान पुण्य में दे दी है उसको डोली कहते थे, और ऐसी भूमि जो राजा दान पुण्य में देता था चारणों ब्राह्मणों को उसको शासन भूमि कहते थे। ध्यान दीजिएगा दोनों में, जागीर तो ऐसी जागीर, दान पुण्य में दी गई जो जागीर, दान में दी गई जागीर को क्या बोलते थे, डोली कहते थे। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छप सकता है, पहले कह रहा हूं आपको, पढ़ लीजिए अच्छे से, ये ध्यान देना इस टॉपिक पे। नेक्स्ट है डूम्बा, डूमडा कहते हैं, डूम्बा कहते हैं, डूम्बा कहते हैं। देखो पाली और देसूरी के आसपास, पाली देसूरी का जो क्षेत्र है ना, वहां पे जो भूमि थी वो अनुपजाऊ भूमि थी, कोई वहां पे खेती भी लोग करते नहीं थे। वहां पे लाकर के लोगों को बसाया गया, खाली जमीन पड़ी थी, खाली जमीन पड़त भूमि थी, लोगों को लाके बसाया गया और उनसे वहां पे क्या है, खेती करवाई गई, वहां पे उनको खेती करवाई गई, उसको क्या बोलते थे, डूम्बा कहते थे, उसको डूम्बा कहते थे। नेक्स्ट है पसातिया, ऐसी भूमि जिनके ऊपर से कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लेते थे, सभी प्रकार के टैक्स से फ्री थी, सभी प्रकार के टैक्स से फ्री थी, उस भूमि को क्या बोलते थे, पसातिया। सभी प्रकार के टैक्स जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है उसको पसातिया कहते थे। नेक्स्ट है सबसे पहले भूमि बंदोबस्त है कोटा के झाला जालिम सिंह के समय क्या, प्रश्न आ जाए, इंपोर्टेंट प्रश्न है मध्यकाल में, सबसे पहले भू बंदोबस्त किसने किया, कोटा के जालिम सिंह ने, कोटा के झाला जालिम सिंह ने किए थे। कौन से ईयर, 1807 में किए थे, 1807 के अंतर्गत, 1807। ध्यान दीजिएगा, यही वही जालिम सिंह है जिसने कोटा के अंतर्गत सबसे पहले सहायक संधि के, वहां बात करते हैं सबसे पहले सहायक संधि के ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे, तो वो किसने किए थे, जालिम सिंह ने किए थे, है ना। कोटा ने ही अंग्रेजों के साथ पूरक संधि की थी, कोटा ने अंग्रेजों के साथ पूरक संधि की थी, फरवरी 1818 के अंतर्गत है। और उसी के अंतर्गत एक पद मैंने संधि बताया था कि एक शर्त रखी गई थी कि कोटा का आगे जो वहां पे राजा बनेगा वो तो कौन बनेगा, वहां का शासक बनेगा, कोटा का महाराव है, लेकिन वहां की जो सत्ता का वंशानुगत जो अधिकार रहेगा तो वो झालाओं के पास रहेगा। वो झाला कौन थे, जालिम सिंह थे। झाला जालिम सिंह ने इस संधि के ऊपर सिग्नेचर किए थे कोटा के अंतर्गत, कोटा के सहायक संधि के तहत, और झाला जालिम सिंह ने ही 1807 में सबसे पहले भू बंदोबस्त लागू किया था। सबसे पहले भू बंदोबस्त किसने किया, झाला जालिम सिंह ने किया था। नेक्स्ट इसके बाद है, अब है भूमि की उपजाऊ के आधार पे, भूमि की उपजाऊ के आधार पे भूमि है, भूमि की उपजाऊ के आधार पे। देखिए उपजाऊ के आधार पे भूमि की बात करेंगे तो एक तो है बीड़ भूमि, कहते ना, एक तो होती है बीड़, एक होती है बीहड़, भीड़ घास के मैदान को बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं, बीहड़ होता है इसको पहले वैसे अब बीड़ कहते हैं, पहले बीड़ी कहते थे। बीड़ मतलब नदी नालों के पास जो भूमि है, नदी नालों के पास जो भूमि है उसको क्या बोलते थे, बीड़ कहते थे। बाकी बातें हैं, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदानों को भी बीड़ कहते हैं। नेक्स्ट है माल भूमि, कहते हैं ना मालवा का पठार, जो क्या है काली मिट्टी, जहाँ पे काली मिट्टी कहाँ पे, मालवा के पठार के अंतर्गत है। राजस्थान का मालाडांग कौन सा, हाड़ौती क्षेत्र तो है ना, हाड़ौती क्षेत्र को मालाडांग कहते हैं। यहीं पे ही गोडाउन को मालमोड़ी कहते हैं, यहीं पे गोडाउन को मालमोड़ी कहते हैं क्योंकि काले क्षेत्र का है, काली मिट्टी मालाडांग मालमोड़ी काले क्षेत्र का गोडाउन है, यहाँ पे है, सोरसंबारा में है। और काली जो मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, मालडांग कहते हैं, डीमयू डीमडू कहते हैं, डीमडू, ये डीमडू है, डीमयू नहीं है, डीमडू। डीमडू क्या है, ऐसी भूमि जो कुएं के पास हो, कुएं के पास वाली भूमि क्या बोलते हैं, डीमडू कहते हैं। हकत बकत है, कृषि की जो भूमि है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जहाँ पे खेती करते हैं उसको हकत बकत कहते हैं, हकत बकत खेती वाली भूमि हो गई है। पीवल भूमि, पीवल भूमि इंपोर्टेंट है, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था फैसिलिटी हो, जहाँ पे सिंचाई की फैसिलिटी उसको पीवल भूमि कहते हैं। शाही भूमि, शाही भूमि किसे कहते हैं, कुओं नहरों तालाबों से सिंचित हो, कुओं नहरों तालाबों से सिंचित हो उसको शाही भूमि या उसको उनाव भूमि कहते हैं, नाव या उसको नाव भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है बरानी, जहाँ पे खेती बरसात पे डिपेंड होती है, शुष्क खेती होती है ना, बरसात पे डिपेंड है। अब गलत फांस, गलत फांस क्या है, ऐसी भूमि जो पानी से लबालब रहती है, गलत फांस पानी से लबालब रहती है उसको गलत फांस कहते हैं। अब है चारागाह चरणोत गोचर, ऐसी भूमि जो चारा गायों के चरने के लिए, पशुओं के चरने के लिए छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, गोचर भूमि। राजस्थान में सर्वाधिक चारागाह कहाँ पे, बाड़मेर में। राजस्थान में न्यूनतम जो चारागाह कहाँ पे, श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, जुड़े रहिएगा जीके विद राकेश जांगीड़ के साथ दोस्तों, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट ये टॉपिक कर रहे हैं न्यू है
प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपनी संख्या भी कुछ 20,000 हो जाए। अब आगे बात करते हैं 68 प्रश्न आया था वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में। वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में प्रश्न आया था, क्या आया था 68 क्या है, जयपुर राज्य का, जयपुर में जहां पे भूमि संबंधी का लेखा जोखा होता था, जयपुर रियासत में भूमि संबंधी का जो लेखा जोखा जो रिकॉर्ड होता था उसको क्या बोलते थे, 68 कहते थे। 68 सेकेंड लास्ट पेज है, फिर कंप्लीट है भाई आपकी। अब है कौन कौन से प्रमुख लागतें ली जाती थी, कौन कौन से प्रमुख लागतें ली जाती थी, देखिएगा। बाकी तो आपने बिजोलिया वगैरह में बहुत सारे टैक्स वहां पे सिंगोटी है वगैरह वगैरह कर पढ़े होंगे, कुछ यहाँ पे नाम लिखे। खरड़ा तो काम करना चाहती है, चाहे वो सुतार हो चाहे कुम्हार हो या जो कोई चरम काम का काम करती है, अलग अलग जो काम करने जातियां होती है उनसे जो टैक्स लेते थे उनको क्या बोलते थे, खरड़ा लाग है। श्रमजीवी जातियों से जो कर लेते थे उसको खरड़ा लाग कहते थे। ये प्रश्न भाइयों पटवार 2021 में पूछा गया है, खरड़ा लाग का प्रश्न पटवार 2021 में है। तिवारा, ये प्रश्न आया था एसआई का पेपर 2021 में आया था कि तिवारा क्या, तिवारा देखो होली दिवाली पर जो टैक्स लेता नहीं, होली दिवाली पर जो टैक्स लेता बी टैक्स ने के बोलता, बी टैक्स ने बोलता तिवारा। तो होली दिवाली पे लिया जाने वाला कर को क्या कहते थे, तिवारा कहते थे। कांसा प्रास, कांसा प्रास क्या है, यह भी एक प्रकार का कर है, पेपर में आया था। कांसा प्रास क्या है, कांसा प्रास एक प्रकार का कर है और ये प्रश्न पूछा गया पटवार 2021 में, इस बार पूछा गया था पटवार 2021 में है। अब है भेंत की बाँच, भेंत की बाँच, भेंत की बाँच क्या है, बीकानेर रियासत में क्या है, जितने घर होते थे, जैसे एक गांव में 50 घर हैं तो घरों को काउंट करके जो टैक्स लेते थे, घरों को काउंट करके जो टैक्स लेते थे उस कर को क्या बोलते थे, भेंत की बाँच। मतलब जो बीनते होती ना, बीनते बनी हुई है, बीनते घर को काउंट करते थे। जैसे बींत बन गई, समझ रहे बींत किसे कहते हैं, या बींत नहीं जानते, बींत कहते हैं दीवार को, बींत दीवार को कहते हैं। बींतों को गिन करके चार दीवारी घर के बाहर है उसको काउंट करके घर गिनते थे जो टैक्स लेते थे, घरों को गिन करके है। तो ये है घूगरी, एक खेत है और प्रति कुआ, एक कुएं के हिसाब से प्रति कुआ प्रति पैदावार है, एक कुआ और उसकी पैदावार के हिसाब से जो कर लेते थे उस कर को क्या बोलते थे, घूगरी कर कहते थे। अब है चुंदंग है, तो ये क्या है, उपज का 1/6 या 1/8 1/10 भाग भूमि कर चुंदंग है, उसको मैंने पीछे कराया था, चुंगंद का है ये है। अब है मंडपिका, मंडपिका क्या है, राजपूत राज्यों में चुंगी घरों को, राजपूत जो राज्य थे उनमें जो चुंगी घर है उनको क्या बोलते थे, मंडपिका कहते थे। हिरण्य क्या है, तो नगद रुपए, जहां पे क्या है नगद रुपए, डायरेक्ट केस लेते हैं उस कर को क्या बोलते हैं, हिरण्यक, जो नगद कर मतलब नगद राशि में कर लेते थे। शायर क्या है, जयपुर रियासत में क्या है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान में सेज बनाए गए हैं, मतलब जहां पे क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, तो व्यापारिक माल आता है जाता है तो आने जाने के ऊपर जो टैक्स लेते थे, आयात निर्यात के ऊपर जो सीमा शुल्क लेते थे, उस सीमा शुल्क को क्या बोलते थे, शायर कहते थे, शायर कर है। शायरा ही जात है, कुछ चीजें वस्तुएं बेचते थे तो उस पर कर कौन से ले लिया, शायरा ही जात है। पर्दा पड़ोसी है, लड़का और लड़कियों को बेचते थे, लड़का लड़कियों को विक्रय कर, ये थी इंसानों का क्रय विक्रय, इंसानों का जो क्रय विक्रय उस पर सबसे पहले रोक लगाई थी किसने, कोटा ने रोक लगाई थी। इंसानों के क्रय विक्रय पर कोटा ने लगाई थी 1831 के अंतर्गत है। और इंसानों के क्रय विक्रय पर जो कर लेते थे उस कर का क्या नाम था, पर्दा पड़ोसी, पर्दा पड़ोसी। छोली लाग है, विधवा विवाह का कर है, विधवा विवाह का कर है उस कर को क्या लेते थे, छोली लाग। देखो विधवा का विवाह, इसके ऊपर बल दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में डलहौजी ने पारित किया और लॉर्ड कैनिंग ने उसको लागू किया था, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह के ऊपर जो टैक्स लगते थे उसको छोली लाग कहते थे, छोली लाग है। लास्ट पेज है आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये है सुनिएगा, घरेची क्या है, बिना विवाह के कन्या को घर पे रखते, लड़की है बड़ी हो गई है अभी तक उसकी शादी नहीं की है, अभी वो घर में रह रही है, तब भी कर लेते थे, तब भी कर लेते थे, उस कर को क्या बोलते थे, घरेची। अब है गेवती, जो व्यक्ति गांव में स्थायी रूप से खेती करते हैं, जो व्यक्ति गांव में फिक्स खेती है, उसकी जमीन यहाँ पे है, स्थायी रूप से खेती करते आ रहे हैं, परदादों से खेती करते आ रहे हैं, तो उन लोगों से स्थायी खेती के एवज में कौन सा कर लेते थे, गेवती। अब है
साध प्रथा, मेवाड़ में भूमि बंदोबस्त प्रथा, जबकि राजस्थान में बूंदी बंदोबस्त प्रथा 1807 में छोटा के झाला जालिम सिंह ने शुरू की थी। नेक्स्ट है जाबती, भू लगान निर्धारित करने की प्रक्रिया को कहते थे। अब प्रश्न आया था आरएस 1994 में, आरएस 1994 में आया था कि जाबती क्या है, भूमि का लगान करने की प्रक्रिया, भूमि का लगान तय करते थे, उस प्रक्रिया को जाबती कहते थे। जाबती है, रेख है, सिरोपाव है, पट्टा है, ये बहुत तीव्र है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिए हैं, बहुत ही बार प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। ये है अब है सिराना, तो बीकानेर में खाने पीने की चीजों के ऊपर जो टैक्स लेते थे उस टैक्स को क्या बोलते थे, सिराना है। अब आया था जेईई का पेपर 2016 में, क्या प्रश्न आया, उसने दे रखे थे ऑप्शन में मटर, पिछायत, तू, सराई क्या है, ओढ़नी के प्रकार है, मिठाई के प्रकार है, कर के प्रकार, तो सारे क्या है, ये कर हैं। लोकल कर लेते थे, स्थानीय कर लेते थे, जैसे ये कर के प्रकार, सिक्के के प्रकार, ओढ़नी के प्रकार है ना, आते हैं एग्जाम में है। तो मटर, बिछायत है, चू, सराई, ये लोकल जो कर लिए जाते थे उस समय है। नेक्स्ट है, फिर जेईई एग्जाम 2016 में आया था प्रश्न, पालद क्या, पालद, पालद कहो या सार्थवाहक कहो, एक समूह में, मतलब पूरा का पूरा इकट्ठा ग्रुप है, पूरा का पूरा इकट्ठा जो ग्रुप है, और एक समूह में माल लेके जाता है और कहीं दूर जाकर के बेच के आता है, तो उसको क्या बोलते थे, बालद कहते थे। लांटा कूदता, ये तो कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 में पूछा गया था। लांटा है ऐसी फसल जो काट ली गई है, मतलब बाजार में बेचने के लिए काट ली गई है, दाने निकाल लिए हैं, तो उस पे कर लेते थे। और कुंता क्या है, अभी खेत में हरी खड़ी हुई फसल है, उसकी आइडिया लगा करके उपज इतनी कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इतनी कुंटल हो जाएगी, तो उसका टैक्स लेते थे, तो वह क्या है, कुंता। कुंता खेत में हरी खड़ी हुई फसल पे है, और कटी हुई फसल पे कौन सा कर है, लांटा कर है, ये लेते थे मेवाड़ में। और इसके ये गनीम बराड़ कह सकते हैं, यहाँ पे गनीम बराड़ है, ये अलग आ जाता है। तो ये थे, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो क्लास है आपके समझ में आई होगी। इसके ऊपर आधारित मैं प्रश्न भी डाल दूंगा, टेलीग्राम के अंतर्गत है, क्विज बना देंगे। इसी टेलीग्राम अपने छोटे से चैनल का नाम यही है, जीके विद राकेश जहांगीर है, इसके अंतर्गत आपको क्विज मिल जाएगी, और इसी के अंतर्गत इस टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले आपकी टॉपिक आपकी चॉइस के ऊपर है, उस टॉपिक का फिर नोट्स बना करके उसी टॉपिक को समझाएंगे बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए शुक्रिया।